नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। बता दें, राज्यसभा में आज जासूसी कांड पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। कांग्रेस का इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान है। साथ ही राज्यसभा में पेगासस और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के मामले पर हंगामे के आसार है। बता दें कि पेगासस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि किस संस्था या व्यक्ति के माध्यम से अवैध तरीके से फोन हैकिंग किया गया है। सूचनाएं बटोरी गई हैं और कांग्रेस इसे लेकर देश भर में आंदोलन करेगी। कुछ छुपाने को लेकर भी यहां प्रदर्शन करने वाली है। सरकार को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है और हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस की देश भर में मौजूदगी है और आने वाले समय में हम सभी साथी दल मिलकर रणनीति बनाएंगे। पार्टी में चिंतन हो रहा है कि आने वाले 5 राज्यों में और भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करें। और वहीं कोरोना से बेसहारा हुई यूपी के गोरखपुर जिले की बात कर लेते हैं। 176 बच्चों की देखरेख कर रहे अभिभावकों के खातों में 22 जुलाई को एक साथ 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की आर्थिक मदद के तौर पर 12-12 हजार रुपए पहुंचाए जाएंगे। आपको ये बता दें, लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे यहां योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका लाइव प्रसारण गोरखपुर के अनेक्सी भवन से किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये भी बता दें कि कार्यक्रम में जिले के सभी विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन और पुलिस समेत कुछ अन्य विभागों की भी अफसर उनके साथ मौजूद रहेंगे। और वहीं पंजाब प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और 4 पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। सिद्धू शुक्रवार के कार्यक्रम के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित करेंगे और जब वह औपचारिक रूप से पीसीसी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। निमंत्रण पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उस पर सिद्धू और सुनील जाखल समेत अन्य अध्यक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा जाएगा। बता दें, मोगा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर वरजीत कमल ने इसकी जानकारी दी और जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सुनील जाखल ने इस मामले में कहा कि कैप्टन सिद्धू को माफ कर देंगे। इससे पहले पिछले रविवार की बात करें तो रविवार को पार्टी आलाकमान की ओर से पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश का नया अध्यक्ष चुन लिया है। और वहीं संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज दिन बेहद खास है। संसद के अंदर जो हंगामा होने के आसार हैं वो तो हैं ही, लेकिन यहां बाहर 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर जो कुछ होने के चांस है उसको लेकर दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। दरअसल आज यानी गुरुवार से जंतर मंतर पर किसान संसद चलेगी और यहां कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दे दी है। इस बीच आईबी ने खालिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर भी बड़ा अलर्ट जारी किया है। आपको ये बता दें कि जंतर मंतर और सिंघू बॉर्डर दोनों ही जगहों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को यहां हर रोज 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की सशर्त इजाजत दे दी गई है। किसान चाहते थे कि वो वहां से मार्च करते हुए संसद तक जाएं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। प्रदर्शन कर रहे किसान 13 अगस्त तक, मतलब यानी कि जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सब कुछ संसद जैसा होगा और एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, टी ब्रेक होगा, सब काम संसद जैसा होगा। इसमें किसान कृषि कानून पर बातचीत करेंगे। को हम ऑलरेडी अनाउंस्ड है हमारा प्रोग्राम। हमने पार्लियामेंट मार्च का जो दिया था उसको थोड़ा लिमिटेड रूप में हम कर रहे हैं। कारण ये है कि हम उसको वेल डिसिप्लिन करना चाहते हैं। हमने फिक्स नंबर्स को फिक्स किया है, टाइम को फिक्स किया है और हमने करना क्या है, उसमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी हमने लोगों को दी है। और इसमें हम 200 किसानों का जत्था पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। बसों में जाएंगे, 4 बसों में, और बसों में जाके वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके
मतलब के रुकेंगे, वहाँ अपनी किसान संसद करेंगे और किसान संसद में हम जो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन क्राइसिस और ये जो 3 कानून एमएसपी वगैरह के मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 6 मेंबरी हम एक संचालन कमेटी बनाएंगे जिसमें 3 पंजाब से 7 किसान होंगे और 3 पंजाब के बाहर के जो प्रांत है वहाँ से होंगे। उन्हीं में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना देंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस संसद को चलाएंगे। शाम को 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी। 5 बजे प्रेस को एड्रेस करने के बाद हमारे साथी वापस यहाँ आ जाएंगे। 200 लोग जाएंगे और जंतर मंतर किसान से जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, किसानों की संसद हम लगाएंगे और 200 लोग जाएंगे। यहाँ से बस से जाएंगे, सिंघू बॉर्डर हमारा ऑफिस है, वहाँ से ही अब सब लोग इकट्ठे जाएंगे। सर, हमने ये मांग की है कि हम लाठी डंडा तलवार भाले लेके जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वायलेंस भी कर सकते हैं। नहीं, वो हमारा नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा। सर, आपने क्या निर्देश दिए हैं? और नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे ना। हमारे तो ये किसी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम वायलेंस करते हैं, ये सब तो हमारे संगठन में ही नहीं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का है या कुछ अखबार वालों का है। ये सब तो पहली बार सुनाई दिया हमने कि हम वायलेंस करेंगे। वो हमारा आदमी हो ही नहीं सकता। और आपने क्या कुछ निर्देश दिए कि 26 जनवरी वाली घटना दोबारा न दोहराई जाए? 26 जनवरी में क्या हो गया था? 26 जनवरी में उसको बहुत जिक्र करते हैं। 200 लोग जाएंगे, शांति से जाएंगे, पूरा बैठेंगे, सबकी आइडेंटिटी है। ऐसा क्या हम कोई लड़ाई भिड़ाई करते फिरते हैं? हम अपनी बात रखेंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ जंतर मंतर पे बैठेंगे। और वहीं मुंबई में बुधवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि इस बीच बुधवार को भारी बारिश के चलते उम्बेर माली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई। पटरियों पर पानी भरने के कारण इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता व्हाट्सएप पर मैसेज करने के अलावा संवाद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी खुद उनके फोन टैप करती है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता ने गुंडागर्दी फैला रखी है, बीजेपी नेताओं की हत्या करवा रही है। हवे स्लोगान के पीछे मकसद क्या है अभी पूरा उजागर हो गया है। 16 अगस्त देश विभाजन के पहले ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था। बंगाल में 10 से 20 हजार लोगों की हत्या हुई थी। सांप्रदायिक दंगा हुआ था कलकत्ता में, 2 दिन तक चला था ग्रेट कलकत्ता किलिंग और जिन्ना के आह्वान पर हुआ था। ममता बनर्जी उसी नक्शे कदम में चलते हुए बंगाल को बांग्लादेश बनाने जा रही है। इसीलिए 16 अगस्त को चुना है उन्होंने। खेला हवे मतलब क्या होगा? लोग विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो हिंसा की धारा चल पड़ी है, खून की नदी बह रही है, महिलाओं की और अत्याचार हो रही है और लगभग 12,000 से ज़्यादा हिंसक घटना हुई है। हमारे 45 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। यही खेला पूरा देश में अगर ममता बनर्जी करना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं कि। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में किसानों की खाद बीज को लेकर होने वाली समस्या पर बातचीत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में होने वाली अन्य घटनाएं जैसे बच्चों की मौत की घटनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। सत्र है और ये मानसून का सत्र होता है जिसमें व्यापक रूप से सबसे बड़ी समस्या जो छत्तीसगढ़ में आज दिख रही है किसानों को लेकर है। और किसानों को दिक्कत है बीज के लिए, खाद के लिए। उनको ना डीएपी मिल पा रहा है, ना उनको सुपर फास्फेट न मिल रहा है, ना उनको यूरिया मिल रहा है। पूरी तरीके से सरकार किसानों के लिए जो मदद करना चाहिए अभी तक उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों में व्यापक असंतोष है। तो एक बड़ा मुद्दा मानसून सत्र में किसानों के लिए होगा, जो किसानों के मुद्दे को लेकर होगा और पहले दिन इन बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में होने वाली अन्य घटनाएं, चाहे वो बच्चे की मौत की घटना हो, चाहे
अन्य दूसरे घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं में नक्सल समस्या को लेकर भी जिस प्रकार विधायक के काफिले में अटैक हो रहा है, जिस प्रकार लगातार नक्सली अपहरण कर रहे हैं, जिस प्रकार हत्याओं का दौर चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार के विधान। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कथित फोन टैप प्रकरण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी जल्दबाजी में है, इससे ये प्रतीत होता है कि वह राष्ट्र विरोधी तत्वों, अराजकतावादियों और शहरी नक्सलवादियों के हाथ में खेल रही है। इस कांग्रेस के खुद के हाथ टैपिंग में लगे हैं, जिसने अन्य को तो छोड़िए और तब के वित्त मंत्री और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी जैसे अपनों को नहीं छोड़ा। जिस कांग्रेस ने पूर्व मंत्री चिदंबरम की ओर से अपने ही मंत्री की जासूसी कराई, ऐसा संगीन आरोप है। वो बिना सिर पैर के कम्युनिस्ट संस्थान की रिपोर्ट को आधार बनाकर देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। उन्होंने भारत के सशक्त लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने की कांग्रेस साजिश की और घोर भर्त्सना की है। और साय ने इस मामले में ये भी कहा कि फोन टैपिंग का कांग्रेस का लंबा दागदार है, इतिहास रहा है और उसके हाथ ऐसे अनेक पापों से रंगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस भी अब बीजेपी की ही चुनावी मोड में एक्टिव होती नजर आ रही है। दिल्ली गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मंगलवार शाम रायपुर लौटे, लेकिन यहां दोपहर के वक्त जो हुआ, अब प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में सियासी तौर पर अहम है। यहां राहुल गांधी ने करीब आधे घंटे मोहन मरकाम से मुलाकात की और इस दौरान मरकाम ने अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा करने के बारे में बताया। मरकाम का रिपोर्ट कार्ड देखकर राहुल संतुष्ट नजर आए और वहीं रायपुर लौटने पर मोहन मरकाम ने बताया कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को उन्होंने सराहा। वहीं मोहन मरकाम और राहुल गांधी दोनों के बीच कुछ ही मिनट की बातचीत 2023 के चुनाव के लिए काफी अहम मानी जा रही है। पार्टी की आंतरिक स्थिति के बारे में राहुल गांधी ने मोहन मरकाम से पूरी रिपोर्ट ली और इसके बाद मोहन मरकाम ने राहुल गांधी को बताया कि हम बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सभी नेताओं को ट्रेनिंग सेशंस में शामिल किया गया है और जिला स्तर पर भी हर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और इसे जनता के बीच पार्टी मजबूती से उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर पहुंचेगी। और इस मुलाकात में अगले चुनाव में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने का टास्क लेकर अब मरकाम रायपुर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों पर युवकों के अपहरण का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जिले के कुंदेड़ और आसपास के गांवों में 7 युवकों को नक्सली अपने साथ जंगल लेकर चले गए थे। बीते मंगलवार की सुबह नक्सली गांव में आए और युवकों को अपने साथ लेकर चले गए और इसके बाद युवकों को वापस लाने की कवायद की गई। क्षेत्र के कुछ जन प्रतिनिधि और ग्रामीण युवकों को छुड़ाने के लिए जंगल गए और इसी के बाद उन्हें वो लेकर देर रात वापस लौटे। बताया ये जा रहा है कि नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर उन्हें छोड़ा और उन पर पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाए। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि युवकों को लेकर ग्रामीण वापस आ गए। बताया ये भी जा रहा है कि 7 युवकों को रिहा करवाने आधा गांव पहुंचा था। ये आज सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि जगरगुंडा के एक क्षेत्र में कुंदेड़ गांव है, वहां से 18 तारीख को 7 लोगों को नक्सली अपने साथ ले गए, युवा लोगों को हर एक पारा से एक जन को लेके गए, ऐसा पता चल रहा है। और उसमें उनको वापस लेने के लिए, बात करने के लिए शायद गांव से अगले दिन प्रधान और पटेल और जो लोग थे गांव के मुखिया लोग गए थे, तो उनको भी अभी वापस नहीं आने दिए, ऐसा सुबह सूचना मिली है, जिसके बारे में जांच जारी है। जी अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि घटना सही है, नक्सली लोग उनको अपने साथ पकड़ के ले गए। इसके पीछे कारण क्या है ये अभी इसकी पड़ताल की जा रही है। और आदिवासी गरीब ग्रामीण आदिवासी को नक्सली लोग तो सता ही रहे, पीछे से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार कैंप वगैरह के विरोध के लिए उन लोगों को दबाव बना के रखते हैं उन पर। अभी ग्रामीण उन लोग का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी झूठी रणनीति से एकदम परेशान हो गए हैं, उनके झूठे प्रोपेगेंडा से, इस चीज से बौखला गए और इस तरीके की गतिविधि। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के सहकारिता मंत्री और कुशीनगर के प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा 2 दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे। बता दें कि प्रभारी मंत्री ने रामकोला ब्लॉक में सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सामुदायिक शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना में कमी पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। और इससे पहले रामकोला के ब्लॉक के परिसर में वृक्षारोपण और सभागार हॉल में आयोजित कई योजनाओं में लाभान्वित अभ्यर्थियों में सर्टिफिकेट भी बांटे गए। तो यहाँ आपको ये बता दें कि जिलाधिकारी के साथ ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठक भी की गई। सामान्य रूप से जो एक विकास खंड के द्वारा काम होते हैं उन सारे कामों की हम लोगों ने समीक्षा किया है। काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें काफ़ी चिंतनीय हैं। एक, प्रधानमंत्री आवास यहाँ पूरे जितने मिलने चाहिए वो सारे डिलीट हो जाने के कारण नहीं हुए हैं, उन पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। जो समूहों का काम है उसको भी खाली कागज पर न रहे, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, इसको साकार करने के लिए चिंता किया गया है। साथ ही जो काम यहाँ हुए, जैसे शौचालय है अभी हम लोगों ने देखा है, उसकी भी बात किया है, उस पर सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सिविल अवर अभियंता अमरीश गौतम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। साथ ही अनुशासनहीनता पर विश्वविद्यालय परिसर में घुसने पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि विश्वविद्यालय से जुड़े कई कामों में बड़े पैमाने पर धांधली और धनराशि के भुगतान में गड़बड़ी करने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभियंता को दोषी पाया है। रजिस्ट्रार की तरफ से जारी कार्यालय आदेश में ये भी कहा गया कि अभियंता विश्वविद्यालय परिसर में उच्च अफसरों के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे जुड़े ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुए हैं। और वहीं हरियाणा के पलवल में बीते दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का जो त्योहार है हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई और लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने पौधारोपण कर लोगों को अपील करते हुए कहा कि ईद के पर्व पर पौधारोपण अवश्य करें और रक्तदान वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन कर पर्व को मनाएं। लोगों से ये भी अपील की गई कि ईद के मौके पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें और घरों में नमाज अदा करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। रखा है इन्होंने, पौधा लगाए हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि ये भी हमारे लिए, जैसे हमारा होली दिवाली आती है उस पर ये मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो इसीलिए हम भी ईदगाह पे इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो हम तो ये कहें सब भाइयों में एकता बनी रहे, गले मिले हैं, गले मिल के अपने गिलवा शिकवा दूँ यहाँ की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, आज जो हमने कार्यक्रम किया है ये पौधारोपण का किया है। यहाँ हमारी 3 एकड़ ज़मीन है जिसमें हमने पौधा कम से कम 1000 पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने लोगों से भी एक अपील की है कि इस ईद के मौके पे कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए लोगों से नमाज के लिए भी हमने मस्जिदों में और घरों पे अदा करने के लिए कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा, लोगों से ये अपील की गई थी कि मुस्लिम समाज से ज़्यादा लोग आगे आएँ, ईद के मौके पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, वैक्सीन कैंप लगवाएं या पौधारोपण करें। यही हमने सबसे लोगों से अपील की। और दूसरा, मुस्लिम भाइयों से एक अपील और भी की है हमने कि कोई भी, क्योंकि ये बकरा ईद का त्यौहार है, इसमें कोई भी ऐसी शरारत ना करें जिससे हमारे हिंदू भाइयों को किसी को ठेस पहुंचे। सोशल मीडिया पे या किसी पे कोई वीडियो बना के कुर्बानी की ना डालें, ना कोई ऐसी कुर्बानी करें जिस पे प्रतिबंध लगा हो, ऐसी कोई कुर्बानी। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस के आरोप के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और पत्रकारों ने कांग्रेस के आरोप पर सवाल किया तो बोले कि 4 साल बाद क्या कांग्रेसियों को सपना आ रहा है कि उनकी जासूसी हुई थी या फोन टैप हुआ था। कांग्रेस नेता
सुबह अखबार पढ़कर मुद्दा बनाने वाले लोग हैं और इनको यहाँ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से जो निर्देश आता है उस आधार पर मुद्दा बनाते हैं। 4 साल पहले कहाँ थे भाई, दिल्ली से जो निर्देश मिलता है उसे फॉलो करो, बस यही इनका काम है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीदी का प्रस्ताव आया था, लेकिन दाम ज्यादा होने के कारण डील नहीं हो पाई थी। 17 से 21 हो गया। पेपर पढ़ के न्यूज बनाने वाले कांग्रेस के लोग, उनको 4 साल में होश नहीं आया कि कुछ हुआ था नहीं हुआ था। पेपर पढ़ के सवेरे न्यूज जारी करने वाले, इनका इतना ही काम है। दिल्ली में कुछ छपता है उसको फॉलो करो, सोनिया गांधी का जो निर्देश का क्रियान्वयन करो। वहां से जो आवाज आ गई, अब उनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि इनके फोन टेप हुए थे। और वहीं छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा की क्षमता को लेकर सियासत गरमाने लगी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा प्रदेश के 80 लाख आदिवासियों की आवाज है और उनकी क्षमता को आंकना छत्तीसगढ़ की 31% आबादी की क्षमता को आंकना है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के अहंकारी व्यवहार के कारण ही बीजेपी 14 सीटों पर सिमट गई है और यहां पूर्व सीएम ने कहा था कि मंत्री के पास सोच समझ नहीं है और खुद नहीं पता कि क्या कह रहे हैं। यहां भिलाई शहर विधायक और पीसीसी प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने कहा कि कवासी लखमा बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंटा विधानसभा से विधायक हैं और वे आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ के एक सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी किसान नेता हैं। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह और उनकी टीम लगातार मंत्री लखमा की क्षमता को लेकर गलती करती है और इसी का नतीजा है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों ने कमल के फूल को जड़ समेत उखाड़ फेंका है। और अब खबर एमपी के रीवा से है, जहां नईगढ़ी थाना क्षेत्र के जोरोटा गांव से दुष्कर्म का मामला सामने है। चचेरे भाई ने अपनी ही बहन के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें, पीड़िता का ये कहना है कि आरोपी बहाने से उसे घर में ले गया और 2.5 महीने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। मौका मिलते ही पीड़ित आरोपी के चंगुल से फरार हो गई और यहां घर आकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने माता पिता के साथ जाकर सेमरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई और यहां पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले की जांच के आदेश जारी कर दी है। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। चलिए कहाँ चलिए, रोबोट मरत रह जाए, पता की है कि लड़की मोर कहाँ चली जाए, कुछ पता नहीं आया। फिर ऐसे पता चला कि कोल्हा गई है लड़की। जब 2.5 माह पहले आपकी बच्ची का अपहरण हुआ था तो इसकी जानकारी आपने थाने में नहीं दी थी? मैं फिर दिनों बाद में सिमरिया थाने में FIR हुई थी। हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सिमरिया थाना में दिया तो मैं कुछ सुनाई नहीं दिया। अपहरण करने वाले आरोपी का नाम बताइए। राजपाल, भैया लाल, देवरानी नहीं दुकान, पूजा, गोलू। कितने लोग थे? इतने लोग थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होने की बात को लेकर आदिवासी संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और ये घेराव पिछले दिनों खंडवा जिले के रोहिणी गांव में जंगल की 250 एकड़ जमीन से आदिवासियों को हटाने के विरोध में था। इस आंदोलन में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जिले के आदिवासी संगठन के नेता और लोग शामिल हुए। इन लोगों ने वन विभाग को वन अधिकार कानून का उल्लंघन कर आदिवासियों पर अत्याचार करने के आरोप भी लगाए हैं। आपको ये बता दें कि खंडवा में जागृत आदिवासी दलित संगठन के लाल झंडे के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और संगठन के नेताओं ने वन विभाग के वन अधिनियम का हवाला देते हुए आरोप ये लगाए कि वर्षों से जंगल की जमीन पर आदिवासियों का हक है और बिना पूर्व सूचना दिए उनके दावों का अंतिम निराकरण होने के पूर्व ही उन्हें बेदर्दी के साथ जमीन से बेदखल कर दिया गया है। फॉरेस्ट विभाग वाले ने हमारे को कोई पता नहीं दिया, एकदम से आके ना हमारे पर हंगामा कर दिया उसने कि तुम्हारे को हम कोई बर्तन नहीं निकाले, कोई दाना दूनी कहीं नहीं निकाले, हम चीज कहीं नहीं। एकदम से हमारे को बात करने के लिए बुलाया हमारे इंसान को और आगे घिस के ले गए लोग ने, जबरदस्ती पकड़ के उसको बहुत मारपीट करा, उनको पेट्रोल डाल को गड़ कर को पानी पिला को लड़के को मारा, मेरा देवर को
महेश को इतना मारा कि उसको होश भी नहीं है लड़के को। और हम एकदम से ऐसे भी आके पूरा मकान बर्बाद कर दिया, हमारा कोई चीज नहीं बचा उसमें हमारा इतना बड़ा केड़ा था उसको भी मार दिया, कोई चीज नहीं रही हमारी वहाँ की जगह। क्या चाहते दे दिया? हम क्या चाहते, हमारी वही हमारा आड़ा बुड़ा करता, हमारी खेती हमारी जमीन हम आज भी करेंगे कल भी करेंगे। हमारा कहीं नहीं बचा। हम बहुत साल से कर रहे खेती, हमारा आगे कैसे ये ले जाते न हमारे वही कोई गुमराह बना देते, तुम ले रहे ऐसा करके तब पहले से। निश्चित रूप से यदि उनके घर बने हुए हैं वो यहाँ रह रहे हैं और एक बड़ी संख्या में लगातार जंगल काटा जा रहा था, तो उनके जो हित हैं वो प्रभावित हुए, तो विरोध तो हुआ ही, लेकिन उसको बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी वायलेंस के हल किया गया और वो लोग अंततः यहाँ से चले गए हैं और ये फिर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोबारा से यहाँ पर अतिक्रमण में उसके लिए क्या वन विभाग ने, वन विकास निगम ने एक बड़ी कार्य योजना इसमें तैयार की है। यहाँ कुछ जल संरचनाएं तैयार की जाएंगी और वानिकी विकास किया जाएगा, जिससे कि ये पुनः जंगल के रूप में स्थापित हो सके। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।